हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत है। तो आज आपकी जो क्लास होगी वो एसएससी जीडी हिंदी स्पेशल की क्लास है। टॉपिक रहेगा आपका अविकारी शब्द। तो अविकारी और विकारी शब्द का आपका कंप्लीट टॉपिक है। ये आपका कंप्लीट टॉपिक आपके एग्जाम को एसएससी जीडी का देखते हुए एग्जाम आपकी डेट घोषित हो गई है। आपकी डेट जो है वो आपकी फरवरी से लेकर मार्च तक आपके एग्जाम चलेंगे। तो चलते हैं सीधा टॉपिक पर समय ज़्यादा लेते हुए। तो फर्स्ट टॉपिक आपका आज का जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा आज की क्लास का वो रहेगा अविकारी और विकारी शब्द। शब्द क्या होते हैं? तो पहला टॉपिक है, जो शब्द किसी लिंग वचन पुरुष काल कारक का प्रभाव पड़ने पर परिवर्तित नहीं होते वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। दूसरा टॉप और इसी का है, जो शब्द जैसे होते हैं उनका वैसे ही प्रयोग सभी लिंग वचन पुरुष काल कारक में होता है वे अविकारी शब्द अर्थात अव्यय कहलाते हैं। थर्ड पॉइंट इसी का दे रखा है। थर्ड पॉइंट में कहा गया, जिन शब्दों का प्रयोग लिंग वचन पुरुष आदि में प्रयोग करने पर एक जैसे ही बना रहे अर्थात सभी लिंग वचन पुरुष आदि में एक जैसा प्रयोग हो अविकारी शब्द कहलाते हैं। चौथा पॉइंट है अव्यय अर्थात अखर्च शब्द जो परिवर्तित ना हो वो क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। पांचवा सीखा है, अव्यय और अविकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? चार प्रकार के शब्द होते हैं। कौन कौन से देख लेते हैं। वो है आपका अव्यय के प्रकार कितने हैं? चार। कौन कौन सा? एक दे रखा है आपका क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा है संबंध बोधक अव्यय, तीसरा है समुच्चय बोधक, चौथा है विस्मय बोधक, पांचवा आपका है निपात अव्यय। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है, बाद में देखेंगे इसको। पहले पढ़ते हैं ये आपके चार टॉपिक। देख, क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय जो होते हैं ये मुख्य रूप से चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? वो आइए देख लेते हैं। कालवाची क्रिया विशेषण अव्यय, स्थानवाची दूसरा, तीसरा है प्रमाणवाची, चौथा है आपका रीतिवाची। तो रीतिवाची का मतलब क्या होता है कि रीतिवाची तरीका, शैली, स्थिति या ढंग को दर्शाए वो रीतिवाची क्रिया विशेषण अव्यय के अंतर्गत आता है। अगला है आपका इसी में आपका क्रिया विशेषण अव्यय। फर्स्ट समझते हैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, वे अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता को बताने का कार्य करते हैं क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। दूसरा है क्रिया विशेषण अव्यय क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर क्रिया की पहचान, संकेत, स्थिति, ज्ञान कराते हैं क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। थर्ड पॉइंट दे रखा है, क्रिया विशेषण अव्यय चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन सी क्रिया विशेषण अव्यय? चलते हैं फर्स्ट देखते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय कालवाची क्रिया विशेषण अव्यय फर्स्ट में। तो ये आपका क्या दर्शाता है? समय और कहना। काल काल का मतलब होता है समय और वाची का मतलब होता है कहना। अर्थात जिन अव्यय शब्दों में समय का बोध होता है वो क्या कहलाते हैं? कालवाची क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। आज, कल, परसों, फिर, अभी, फिर कभी क्या है? कालवाची क्रिया विशेषण अव्यय। कभी, अभी अभी, अब, जब, तब, कब, पश्चात, तत्पश्चात, तदंतर, बाद, इसके बाद, उसके बाद, ये कालवाची क्रिया विशेषण अव्यय कहलाए आपके। एग्जाम्पल से समझेंगे तो जयपुर से कब आओगे, तो कब ये दे रखा है ये आपका कालवाची क्रिया विशेषण अव्यय के अंतर्गत आया है। अब चलते हैं स्थानवाची क्रिया विशेषण अव्यय के अंतर्गत। स्थानवाची क्रिया विशेषण, स्थान का मतलब होता है जगह, वाची मतलब होता है कहना। जो किसके बारे में बताए? जो स्थान के बारे में बताए वो क्या कहलाता है? आपका स्थानवाची क्रिया विशेषण अव्यय। ये शॉर्ट तरीके से समझे इस बात को। डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं। आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, इधर उधर, यहाँ वहाँ, किधर, जहाँ तहाँ, अंदर बाहर, ईशोर उसोर। तुझे अर्थात दर्शा किसको रहे हैं? ये सारे सारे ये आपको दर्शा रहे हैं, स्थान की ओर डिनोट कर रहे हैं। समझ रहे हैं? स्थान को दर्शा रहे हैं, इधर उधर, यहाँ वहाँ, ऊपर नीचे। तुझे स्थान को दर्शा रहे हैं क्या है? अर्थात स्थानवाची क्रिया विशेषण अव्यय हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे। आगे बढ़ो, तो आगे क्या है? स्थानवाची है। बढ़ो क्या है? क्रिया है। स्थानवाची क्रिया विशेषण अव्यय हो गया। पीछे मुड़ो, बाहर जाओ, अंदर बैठो, तो ये क्रिया विशेषण अव्यय कहलाए। अगला है नेक्स्ट आपका प्रमाणवाची। थर्ड है प्रमाणवाची। प्रमाण का मतलब होता है मात्रा, वाची का मतलब होता है कहना। जो प्रमाण को बताते हैं अर्थात मात्रा को बताते हैं, क्वांटिटी को बताते हो, प्रमाणवाची क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। जैसे अल्प, कम, न्यून, अधिक, बहुत, थोड़ा, ज्यादा, न्यून अधिक, अत्यधिक, अधिकाधिक, सर्वाधिक, अत्यल्प, स्वल्प, बूंद बूंद। तो ये क्या कहलाए? आपके परिमाणवाची क्रिया विशेषण अव्यय की ओर दर्शाते हैं। चलिए आपका रीतिवाची क्रिया विशेषण अव्यय है चौथा पॉइंट। तो रीति का मतलब होता है शैली। शैली मीन्स होता है किसी काम को करने का तरीका, ढंग, स्थिति, है ना। तो ये क्या क्या दर्शाते हैं? रीति यानी स्थिति, तरीका, ढंग को दर्शाए वो क्या कहलाते हैं? रीतिवाची क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। इनको एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे धीरे, जल्दी, तेज, अचानक, एकाएक, सहसा, ध्यानपूर्वक, कुशल पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, फटाफट, झट झट,
है ना, धड़ाधड़, ठीक, मंद मंद, तो ये आपके क्या कहलाए, रीतिवाची क्रिया विशेषण अब कहलाए। एग्जाम्पल से समझे तो धीरे चले, धीरे धीरे चलो, ठीक है, कहें धीरे चल या धीरे धीरे चलो, तो ये क्या कहलाए, रीतिवाची क्रिया विशेषण अव्यय की ओर एग्जाम्पल दर्शाए। अगला है आपका संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय जब क्रिया विशेषण अव्यय का प्रयोग किसी संज्ञा को दर्शाए वह सर्वनाम के साथ किया जाता है तो ये संबंध बोधक अव्यय कहलाए। ये सभी क्रिया विशेषण संबंध बोधक अव्यय बन जाते हैं। दूसरा पॉइंट इसी का दे रखा है संबंध बोधक अव्यय का, जब किसी वाक्य में क्रिया विशेषण अव्यय का प्रयोग किसी कारक चिन्ह अर्थात परसर्ग के बाद किया जाता है तो वे संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझे, क्रिया विशेषण दे रखा है बाहर जाओ, ठीक है, अब इसको क्रिया विशेषण तो ये दे रखा है लेकिन इसको हम संबंध बोधक कैसे बनाएंगे, तो संबंध बोधक वो बनेगा क्रिया विशेषण से पहले और संज्ञा के बाद क्या आ जाए, कारक चिन्ह आ जाए, तो वो क्या बन जाता है, क्रिया संबंध बोधक अव्यय बन जाता है। जैसे डेफिनेशन में आपने देखा होगा, यहाँ पे लिखा भी है, यही जो एग्जाम्पल में दे रखा है वही डेफिनेशन में बताया है, जब किसी वाक्य में क्रिया विशेषण अव्यय का प्रयोग किसी कारक चिन्ह अर्थात परसर्ग, कारक चिन्ह को क्या कहते हैं, परसर्ग के बाद किया जाता है तो वे संबंध बोधक कहलाते हैं। तो ये कारक चिन्ह क्रिया विशेषण का है, किसके बाद आया, क्रिया विशेषण अव्यय का प्रयोग किसी कारक चिन्ह अर्थात परसर्ग के बाद किया जाए, तो कारक चिन्ह के बाद क्या किया जाता है, क्रिया विशेषण अव्यय का प्रयोग किया जा रहा है बाहर जाओ, तो ये क्या होगा, संबंध बोधक अव्यय आपका कहलाया। समझ पाए। अगले एग्जाम्पल से समझे, एग्जाम्पल नंबर सेकंड, आगे बढ़ो सेनाएं आगे बढ़ो, वह धीरे धीरे आ रहा है, तो धीरे धीरे ये क्या है, क्रिया विशेषण अव्यय, उससे पहले क्या आया, कारक चिन्ह परसर्ग, ठीक है, ऊपर बैठो, ऊपर बैठो, अंदर दीवार के ऊपर बैठा है, बंदर दीवार के बंदर क्या है, संज्ञा, दीवार के क्या है, कारक चिन्ह परसर्ग, ऊपर बैठा है का मतलब क्रिया विशेषण, तो ये आपका जब कारक चिन्ह आ गया तो ये पूरा क्या बन गया, क्रिया विशेषण संबंध बोधक बन गया, ठीक है, क्रिया विशेषण संबंध बोधक अव्यय बन चुका है आपका। तो अगला है आपका, अगला देख लेते हैं क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय की बात करें तो डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं, जो अव्यय दो शब्दों वाक्यांश वाक्य को जोड़ने व अलग करने के लिए प्रयुक्त हो वो संबंध बोधक समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। क्या कहलाए, समुच्चय बोधक अव्यय कहलाए, किसको जोड़ने के काम करते हैं, जो अव्यय दो शब्दों वाक्यांशों वाक्य को जोड़ने का काम करते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय दो प्रकार के होते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, दूसरा है व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। अगला पॉइंट इसी का देखते हैं, जिन अव्यय द्वारा दो शब्द वाक्यांश या वाक्य को एक दूसरे से संबंधी बनाया जाए या आश्रित निर्भर किया जाए तो वे समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। ये कैसे होते हैं, जो अव्यय समान आधार वाले शब्दों या वाक्यों को जोड़ने का कार्य करें समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे, ये होते हैं समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। इनका एग्जाम्पल दे रखा है, और या वा अथवा। ऐसा समझिए, अगर एक जैसे समान आधार वाले शब्दों को या समान वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं वो समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा इसका दे रखा है, दूसरा टाइप क्या है कि व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है। वो क्या है, जो दो या दो से अधिक वाक्यांश वाक्यों को जोड़ने निर्भर करने एक दूसरे पर आश्रित रहने के लिए प्रयुक्त हों वो क्या कहलाते हैं, व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। इनको एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे कि इसलिए, जो, जिसने, यद्यपि, तथापि, ज्यों त्यों, परंतु, चूंकि, ताकि, जिससे कि, उससे कि, बल्कि, किंतु, परंतु, लेकिन, वरन, जैसा, वैसा, जितना, उतना, जैसे, वैसे, जैसी, वैसी। तो क्या कहलाए ये आपके कहलाएंगे सारे के सारे व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएंगे। ये क्या करते हैं कि जो दो या दो से अधिक वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने
निर्भर करने, एक दूसरे पर आश्रित रहने के लिए प्रयुक्त हों, वो व्याधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय कहलाएंगे, जिनके एग्जाम्पल ये दे रखे हैं। तो चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। अगला तो एग्जाम्पल ये रखा है, कृष्णा व सुदामा दोनों गुरु भाई थे। तो क्या है ये? समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय। जैसे वाह किस में आया था, देखते हैं एग्जाम्पल में। देखिए ये था आपका, जिसमें क्या आ जाए, जिसमें आ जाए और, या, वा, अथवा, ये जो अव्यय समान आधार वाले शब्दों या वाक्यों को जोड़ने का कार्य करें। ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय। राम और लक्ष्मण दोनों भाई थे। ये भी क्या है? समान आधार है। ये भी क्या है? संज्ञा है। ये भी संज्ञा है। तो ये भी क्या है आपका? समानाधिकरण समुच्चयबोधक, समान आधार को जोड़ रहा है। समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय। रणवीर या रणधीर समानाधिकरण। मैं बाजार गया, वहां से आलू व गोभी तथा टमाटर। ये भी क्या है? लेकिन तथा जो है निपात है, ये आगे चल के बताएंगे निपात क्या है। वह क्या है? ये समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय का एग्जाम्पल है, वह आ गया। तो ठीक, तो इस प्रकार से ये समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय कहलाए। अगला, उसने कहा कि मैं कल नहीं आऊँगा। तो की किस में आता है? देखिएगा यहाँ पे अभी आपको बताया था कि व्याधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय किस में आया? व्याधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय के अंतर्गत आता है। अगला चलते हैं। तो ये आपके एग्जाम्पल हो गया व्याधिकरण अव्यय। विस्मयबोधक अव्यय कहें या इसको कहें संबंधबोधक अव्यय, एक ही है। तो इसके एग्जाम्पल है, आश्चर्य की बात की जाए, हर्ष, शोक, घृणा, गिलानी, आशीर्वाद, संबोधन, स्वीकृति को बताने के लिए, प्रकट करने के लिए विस्मय अर्थात संबोधन चिन्ह के साथ जिन शब्दों का प्रयोग होता हो, वे सभी विस्मयबोधक अव्यय कहलाते हैं। तो विस्मयबोधक अव्यय की कैटेगरी हैं, वो देख लेते हैं कौन कौन से आते हैं। जैसे आश्चर्य में बात करें तो शाबाश, वाह, आह, ये विस्मयबोधक अव्यय के अंतर्गत आएंगे। जहाँ हर्ष की बात की जाए वहाँ वाह, आ, ओहो, ये हर्ष की बात की जाती है, ये हर्ष की कैटेगरी में। शोक की बात करते हैं जहाँ हाय, प्राय, त्राही, त्राही, बाप रे बाप, शोक विस्मयबोधक अव्यय के अंतर्गत आएगा। घृणा या गिलानी की बात की जाए, छी छी, थू थू, धत्तेरे की, धिक्कार है, संबोधन, ये भी क्या किस में आती है? विस्मयबोधक अव्यय की कैटेगरी में। हे, ए, अरे, आशीर्वाद जहाँ की बात की जाए वहाँ भी क्या होता है? विस्मयबोधक अव्यय होता है। जीते रहो, दीर्घायु, आयुष्मान भव, सौभाग्यवती भव, स्वीकृति सूचक, सुनते ही नहीं हो, बस पढ़ाते और लिखते रहते हो। तो ये क्या है? अजीब विस्मयबोधक अव्यय है कि शाबाश, आपने तो कमाल कर दिया, विस्मयबोधक अव्यय के अंतर्गत आएगा। शाबाश, वाह, कितना सुहावना मौसम है। तो वाह क्या है? हर्ष, उल्लास, खुशी की बात की गई है, विस्मयबोधक अव्यय के अंतर्गत आएगा ये भी। ओ आएगा, कितना सुंदर दृश्य है, ये भी क्या है? विस्मयबोधक अव्यय के अंतर्गत आएगा। तो आप समझ पाए विस्मयबोधक अव्यय के अंतर्गत ये सारे आएंगे। अगला टॉपिक है आपका निपात का। तो निपात टॉपिक में पढ़ेंगे कि निपात क्या है, ये जान लेते हैं। निपात डेफिनेशन से समझेंगे। निपात शब्द अव्यय की तरह अविकारी शब्द के अंतर्गत आता है। ये अव्यय की तरह अविकारी शब्द के अंतर्गत आता है। जब अव्यय की तरह अविकारी शब्द के अंतर्गत आया तो फिर अलग नाम क्यों दिया गया है निपात को? ये इसका सेंस क्या है? वो इसलिए, देखो, निपात के लगभग शब्द जो होते हैं वो होते हैं नेगेटिव। कैसे होते हैं? नेगेटिव, यानी ना नहीं का अर्थ देते हैं। क्या देते हैं? ना नहीं का, लगभग। ठीक है, और देखते हैं आगे। निपात शब्द अव्यय शब्दों की तरह किसी लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक में परिवर्तित नहीं होते। ये किसी में परिवर्तित नहीं होते, लिंग, काल, पुरुष, काल, कारक इसमें, इसलिए इनको निपात रखा। क्या किया गया? अविकारी शब्द के अंतर्गत रखा गया है ना। और ये क्या है कि ये नेगेटिव सेंस, नेगेटिव अर्थ देते हैं। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है आपका कि निपात का प्रयोग अव्यय की तरह काल, स्थान, परिमाण, रीति, समुच्चय या विस्मयबोधक के रूप में नहीं किया जाता। निपात को वाक्य में प्रभाव उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अगला पॉइंट है आपका फिफ्थ पॉइंट में, निपात का प्रयोग जिस शब्द के साथ या वाक्य में किया जाता है उसमें विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। निपात क्या करते हैं? निपात का प्रयोग जहाँ किया जाएगा, जिस शब्द में किया जाएगा या जिस वाक्य में किया जाएगा, वहाँ क्या करते हैं? वो विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, अगला एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे मैं यह काम कर सकता हूँ। ठीक, तो मैं यह है,
तो क्या ये निपात शब्द की बात की गई है, मैं यह काम विशेषता की गई कि मैं ये काम कर सकता हूँ, इसमें विशेषता डिफाइन की। अगला है मैं भी यह काम कर सकता हूँ, तो ये किसमें भी क्या है, निपात शब्द क्या है, भी। तो ये क्या है कि मैं भी ये काम कर सकता हूँ, इसमें विशेषता इसमें भी उत्पन्न की गई है। तो समझ पाए, इसमें फिफ्थ पॉइंट में यही कहा गया था कि जिस जिस निपात का प्रयोग जिस शब्द के साथ या वाक्य में किया जाता है उसमें विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। आगे समझेंगे कि इनकी क्या क्या इनकी पहचान की ट्रिक है। तो, तथा, भी, नहीं, ना, नी, ने, मत, निषेध, मना करना, वर्जित, सिर्फ, केवल, मात्र, खुद, स्वयं, स्वतः, साथ, तक, लगभग, तकरीबन, सिवा आदि शब्द ये आ जाएं तो क्या कहलाते हैं, ये निपात शब्द के अंतर्गत आते हैं। ये शब्द किसके अंतर्गत आएंगे, निपात शब्द के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे, निपात शब्द के अंतर्गत आएंगे। एग्जाम्पल से समझे, पानी स्वतः बह जाएगा, स्वतः क्या है, निपात शब्द है। आप भी देर तक पढ़ा करो, तो तक क्या है, निपात शब्द के अंतर्गत आया। अगला है थर्ड, आप में से मेरे साथ घूमने कौन चलेगा, निपात शब्द के अंतर्गत आया। यदि चुनाव निष्पक्ष हुए तो परीक्षा भी निष्पक्ष होगी, तो भी ये भी निपात है। यहाँ गाड़ी खड़ी करना मना है, मना आ गया ना नेगेटिव पॉइंट, तो क्या है, निपात शब्द है ये भी। ये अध्यापक घर पर नहीं है, निपात शब्द है। शोर मत करो, निपात शब्द मत करो। तो आपकी जो क्लास ये है आज निपात शब्द और अविकारी अव्यय शब्द समझ पाए, ये क्लास यही कंप्लीट होती है। और जिसने भी पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आपकी कुछ क्लासेस कंप्लीट करा दी गई हैं और बाकी क्लासेस जो है चली रही हैं। जिसको लगता है कि सर ये टॉपिक करा दीजिए, पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और अपनी तैयारी को बेहतर रखें, मजबूत रखें। और एसएससी जीडी की एग्ज़ाम डेट आई गई है, अपनी तैयारी को लगातार अच्छे से करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।